बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। उम्मीद करते हैं आपकी ईद जो है वो बखैरियत गुजरी होगी। ईद पर भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं उनके लिए इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है वो फ़लस्तीन के हालात रहे। जिस तरीके से इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर, इनोसेंट फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी है। अभी तक की जो इतलात हैं 40 बच्चों समेत तकरीबन 150 फ़लस्तीनी जो हैं वो इस वक्त शहीद हो गए हैं। आज भी हमने देखा कि ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के घरों पर बमबारी की गई, वहाँ पर जो मीडिया हाउसेस हैं, जो मीडिया की बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर भी उनको भी तबाह किया गया। उसमें AP की बिल्डिंग है, अल जज़ीरा के ऑफिसेज़ हैं और दीगर मीडिया हाउसेस भी शामिल हैं। अगर साथ साथ आप प्लीज़ वो विजुअल्स भी चला सकें जो हर तरफ तबाही के मनाजिर आज की तारीख़ में हमने देखे हैं, और पिछले 5 दिनों से ये वहशियाना बमबारी जो है वो इन मासूम फ़लस्तीनियों पर जारी है। अफसोस ऑब्वियसली ये होता है कि इस पर पूरी दुनिया की जानिब से खामोशी देखी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मज़म्मती बयानात आ जाते हैं, लेकिन फ़लस्तीन की जो उनका हक़ है, फ़लस्तीनियों का एक आज़ाद रियासत का, वो उनसे छीना जा रहा है। उनसे ज़िंदा रहने का जो बुनियादी हक़ है वो छीना जा रहा है। हर तरफ आपको तबाही के मनाजिर नजर आते हैं। और थोड़ा अफसोस पाकिस्तान की तरफ से मैं इसलिए जिक्र करूंगी और आगे जाके ऑब्वियसली मेहमानों से भी ये जानना चाहूंगी कि जो हमने एक आवाज होकर पैगाम देना है कि अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ से, एक पाकिस्तान की तरफ से तो जाना चाहिए। उस पर भी हमें एक डिवाइडेड स्टैंस नजर आता है। वजीर आजम अगर बयान देते हैं और कहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, तो अपोजिशन कहती है कि जी कहाँ, आप तो नथिया गली बैठे हुए हैं, आप तो वहाँ ईद मना रहे हैं। फिर अगर अपोजिशन की तरफ से कोई बयान आता है तो हुकूमत की तरफ से जवाबी वार किया जाता है कि आप लोगों ने कभी संजीदगी नहीं दिखाई। तो ये चीज़ आखिर कब ख़त्म होगी, इसका भी जिक्र करेंगे। कल एक और अफसोसनाक खबर, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों का बचपन जो है वो इस चीज़ में गुजरा है, इस चीज़ को देखते गुजरा है। जो पपेट शो पुतली तमाशा के किरदार अंकल सरगम के खालिक फ़ारूक कैसर जो हैं, कल उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके लिए ढेरों दुआएं। एक अहद तमाम हुआ है उनकी वफ़ात के साथ। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान की सद की बात करें तो बदस्तूर हस्बे रिवायत सियासत जो है वो ईद के दिनों में भी जारी रही। शहबाज शरीफ साहब जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, उनके हवाले से अगर हम देखें तो पूरी PMLN ने ये बयानात दिए ईद पे कि जी ईद की छुट्टियों में इस तरीके से शहबाज शरीफ का नाम ECL पे डाल देना ये हुकूमत की तरफ से बड़ा गलत इक़दाम है और ये कोई इंतकामी सियासत जो है वो की जा रही है। आज दूसरी तरफ हमारे वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब वो ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम तो ECL पर है ही नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि काबीना ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। काबीना की मंजूरी आने वाले हफ्ते में हो जाएगी और उसके बाद उनका नाम ECL पे डाल दिया जाएगा। और इससे जुड़े कुछ और मामलात भी हैं, जैसे कि रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है उसका जिक्र भी करेंगे। मेहमानों का पहले आपसे तारुफ करवा दूँ, सेनेटर वलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। और फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और आप तीनों को ईद मुबारक। अगर मैं फ़लस्तीन के हवाले से ही बातचीत का आगाज़ करूँ, पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब आपसे, ये कितना ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट है, ईद पे भी हमने सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों की तरफ से, अपने मुसलमान बहन भाइयों की तरफ से एक तबाही के मनाजिर देखें। जो इज़राइल की जो उनकी रियासत की दहशतगर्दी है वो इन दिनों भी जारी रही। बट अगेन जो मैं पहले कह रही थी कि हमें इस मामले में एक आवाज़ जो नज़र आनी चाहिए वो क्यों नहीं नज़र आ रही, वो क्यों हमें सुनने को नहीं मिल रही। अनफॉर्चुनेटली इस मौके पर भी पाकिस्तानियों की तरफ से, पाकिस्तान की लीडरशिप की तरफ से, मैं अपोजिशन और हुकूमत को डिस्क्रिमिनेट यहाँ पर नहीं कर रही, दोनों की तरफ से। जी बहुत शुक्रिया सादिया। एक तो जैसे आपने भी कहा, आपको भी ईद मुबारक, आपकी टीम को और बल्कि सारे पाकिस्तानियों को ईद मुबारक। और दिल यकीनन बड़ा रंजीदा है, बड़ी तकलीफ से सूरत हाल है जो हम रोज मनाजर देख रहे हैं टेलीविजन पे। और जिस तरह से मीडिया को मैं फिर भी ये क्रेडिट दूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको पूरी तरह से हाईलाइट किया है, और ये जो एट्रॉसिटीज हैं वहाँ पे इसराइली वो दिखाई जा रही हैं। अनफॉर्चुनेट है बड़ा, मैं तो कहूँगा कि जो इस तरह के इश्यूज पे डिवाइड नजर नहीं आनी चाहिए। ये देखें जो बैनुल-अक़वामी इश्यूज होते हैं और जिसमें आपके मुल्क का जो तशख़्ख़ुस है और आपके जो मुल्क की एक स्टेटमेंट और पॉलिसी है,
वो जानी चाहिए, वहाँ पे इस किस्म की डिवीजन होनी नहीं चाहिए। मैं तो बड़ा खुश था कि लीडर ऑफ अपोजिशन अपने सीनियर रहनुमाओं को लेके फ़लस्तीन की एम्बेसी में पहुंचे और उन्होंने वहाँ पे सारे यकजहती के लिए वहाँ पे अपना पैगाम भी रिकॉर्ड कराया। वजारत खारजा की तरफ से भी बयानात थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्वीट किया, उनका बयान भी जारी हुआ। लेकिन ये जो तोपों की गोलाबारी है, मेरे ख्याल में इसमें सीज फायर आना चाहिए। और मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं अपोजिशन में बैठा हूँ, ऐसे इश्यूज पे साथिया दिल हमेशा बड़ा हुकूमत को करना चाहिए और उन्हें लीड लेनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि ये एक ऐसा इशू है जिसपे पाकिस्तान एटॉमिक पावर है और आलमी इस्लाम में एक रोल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को टर्की के साथ मिलके सऊदी अरेबिया जैसे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, अभी रिसेंटली होके आए हैं। ठीक है कि इनके अपने बाकी ममालिक के मामला ठीक नहीं है, लेकिन एक एफर्ट जरूर करनी चाहिए थी कि OIC का हंगामी इजलास हो या पाकिस्तान अगर इसमें कोई रोल प्ले कर सके सफारती लेवल पे तो वो जरूर होना चाहिए। और साथ साथ मैं समझता हूँ कि अपोजिशन जमातों को भी इस पे हमें बड़े जिम्मेदाराना बयान देने चाहिए और कहीं पे ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि ये जो हमारे इस वक्त मजलूम हैं भाई हैं फलस्तीनी, बिल्कुल एग्जैक्टली कि ये डिवीजन हमें नजर ना आए, यहाँ पर डिवाइड ना हो। एटलीस्ट जब आप फलस्तीन के मुसलमानों की बात करते हैं या कश्मीर में जो मजालिम हैं या कहीं और दुनिया में मजालिम है, तो वहाँ आप सबकी जो है वो एक जबान होकर आवाज जानी चाहिए, ताकि दुनिया में ये भी इंप्रेशन ना हो कि भाई आपका तो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपके तो अपने इस मामले पर इतने ज्यादा इख्तलाफात हैं। फरूख हबीब साहब, ऑब्वियसली फलस्तीन के हवाले से जब हम देखते हैं तो बहुत ही दिलखराश मनाजिर हैं, बच्चे औरतें किस तरीके से तकरीबन 150 फलस्तीनी अभी शहीद हो गए, 5 दिन से ये सिलसिला जारी है। अगर मुस्लिम ममालिक की बात करें तो दुनिया में तकरीबन 52 मुस्लिम ममालिक हैं, वहां से क्यों इस कदर इनइफेक्टिव एक स्टांस उनका रहा है या कोई एफर्ट रही है? फिर OIC का जिक्र किया आजम नज़ीर तारड़ साहब ने, OIC भी खुद वजीर आजम ने कई दफ़ा जिक्र किया है कि वो भी आपको बस नज़र आता है कि बराए नाम एक चीज़ है। उसके ऑल्टरनेटिव का जिक्र किया था वजीर आजम इमरान खान ने, तो सऊदी अरेबिया आपसे नाराज़ हो गया था। तो फिर आप लोगों की भी बड़ी मजबूरियां हैं, पाकिस्तानी देखते हैं मनाजिर, हुकूमत की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि जी क्या करें, हम भी बड़े बेबस हैं। देखिए, बात यह है कि जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है वो तो मैं समझता हूँ कि बैनुल-अक़वामी जितने भी कवानीन हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ जो है वो इसराइल कर रहा है और खुलेआम कर रहा है। जो मज़ालिम के पहाड़ वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, जो जुल्म किया जा रहा है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके ऊपर अगर दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो इस्लामी हो, चाहे उसका किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, अगर वो इसके ऊपर खामोश रहेगा तो वो बददियानती करेगा। इस पे तो मैं समझता हूँ कोई दूसरी राय होनी ही नहीं चाहिए। और विदाउट एनी कि आपका इंटरेस्ट किससे क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो दोहरा म्यार हमें नज़र आ रहा है दुनिया की जानिब से, इसका मतलब ये है कि इसराइल को जो है वो खुली छुट्टी है और बाकी ममालिक के लिए जो है वो कवानीन है। ऐसा नहीं हो सकता। दो कानून जो है वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं चल सकते। इस हवाले से आपके इल्म में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो टर्की के जो सदर हैं तैयब अर्दगान, उनके साथ भी बात हुई, हिज़ मैजेस्टी शाह सलमान के साथ भी उनकी बात हुई और उसमें सऊदी अरेबिया ने जो दोनों जो लीडरान हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान और वहाँ पर जो सऊदी बादशाह हैं किंग सलमान, उनके माबैन जो बात हुई उसमें कंडेम किया गया इसको, फ़लस्तीन के अंदर जो बढ़ती हुई इसराइली जाहिरियत है और जो मज़ालिम वहाँ पर किए जा रहे हैं और किए भी रमज़ान के दौरान किए गए हैं और अभी तक जो है वो जारी है। और जो ख़ास तौर पे वो मौका पूरा महीना जिसमें मुसलमान अपनी इबादत करते हैं और एक ऐसा महीना जिसमें उसके बाद ईद के रोज़ जो वहाँ पर आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं वो तो दिल दहलाने वाली हैं। वो तो समझ नहीं आती कि ये वहाँ पर कि किस तरह कोई इंसान किसी का इस तरह कत्लेआम का सोच ही कैसे सकता है। वो ऐसी जो है वो दर्द सोज वहाँ से मनाजिर हैं कि मैं समझता हूँ कि इससे पूरी दुनिया जो है वो लर्ज़ उठी है। लेकिन अगर इसके ऊपर ये ममालिक जो वेस्ट है, चाहे वो US है और इवन जो यूनाइटेड नेशंस है, उनको भी मैं समझता हूँ कि इस पे अपना किरदार जो है वो आगे करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है अगर वो टूथलेस किरदार अदा करेंगी तो मैं समझता हूँ कि जो तारीख है वो उन्हें माफ़ नहीं करेगी। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर
चाहे वो सही। कश्मीर हो, देखिए, चाहे वो ये फलस्तीन बात हो, आपकी सही दुनिया है में कि जा इसमें गई देखें जो मुजालिम मुस्लिम हो रहे हैं। ममालिक हैं और उन लोगों को भी इस पे तो अप्रिशिएट कोई मैं करना समझता चाहिए। हूं कि दो राय जिस तरह नहीं होनी चाहिए। आज लंदन में जैसे एहतजाजी रैली निकाली गई जो फलस्तीनियों के हक में रैली यकीनन, निकाली गई, देखें, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे देखें, मैं जो ये कह रहा हूं, मुसलमान लोग नहीं थे, वो उसमें सादिया, शरीक लोग हुए, उसमें उनके कुछ सादिया, एमपीज मौजूद थे। सो लोगों का जमीर अभी जिंदा है, लेकिन वो किस कदर उस चीज को आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि ये अगर सी पलेजो साहिबा अगर ये चीज देखें तो ये अगर आज किसी मुस्लिम पर हो रही, किसी मुसलमान पर हो रही है, तो ऑब्वियसली वो लोग जो बाहर आए हैं वो ये सोच रखते हैं कि किसी पर भी हो सकती है। कल मैंने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अफसोसनाक, बड़ा दिल दुखता है, एक फ़लस्तीनी माँ जो है वो ये बता रही थी कि मैंने कल रात को अपने बच्चों को उनके कमरे में नहीं सुलाया, बल्कि मैंने अपने बच्चों को अपने कमरे में अपने साथ सुलाया, हम साथ एक कमरे में सोए, इसलिए कि अगर कल रात को इसराइल की तरफ से बमबारी होती है तो हमें कोई बचे ना, हम अगर मरें तो इकट्ठे मरें ताकि कोई पीछे रह ना जाए कि किसी का गम जो है वो मनाने के लिए। तो आप सोचें ये हालात हैं वहाँ पर, लोगों को नहीं पता अगले सांस का भी जो जुल्म उनके साथ हो रहा है। क्या कर सकते हैं? आपने दोनों की बातें सुनी हैं, व्हाट मोर कैन वी डू, या हमने कहाँ कोई कमी रखी है, ये बताइएगा। सादिया, बहुत शुक्रिया आपको और आपकी तवज्जो से हमारे दूसरे साथी जो मेहमान हैं उनको और पाकिस्तान के सारे बहन भाइयों को, मुस्लिम या नॉन मुस्लिम, सबको ईद मुबारक। या जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है, ईद सादगी से गुजरी सबकी। ज़ाहिर बात, एक तो कोरोना की वजह से, फिर ये फ़लस्तीन लास्ट ईयर कश्मीर के हवाले से, इस दफ़ा भी कश्मीर फ़लस्तीन दोनों ही, तो एक बहरहाल मजहबी फरीज़ा है हमारे लिए, अहम है। पर ये जो अल जज़ीरा समेत जहाँ भी लोकल या इंटरनेशनल जो हमने देखे मनाजर, अल अक्सा मस्जिद पर जिस तरीके से उन्होंने हमला किया, फिर जो अभी कल की बात है कि अमेरिकन कांग्रेस में डेमोक्रेट जो खातून रुकन थी, उन्होंने एक बड़े ही एक हसास दिल से, ज़ाहिर बात है सबके दिल रोते हैं और हार्ट्स ब्लीड लाइक एनीथिंग, तो उसमें जो है ये एक बर्बरियत का राज है। फ़लस्तीन और फिर नाम चॉम्स्की जैसे लोग वो भी आकर उसको जिस तरीके से लिख रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, वो अलग बात है कि जर्मनी या उन्होंने जो है पहले तो कंडेम करने से भी उन्होंने मना किया, अमेरिका में भी हम वो तफरीक देखते हैं। लेकिन मुसलमान उम्मा जो है, चाहे कश्मीर में हो, फ़लस्तीन में हो या इंडिया में, जिस तरीके से पिसे जा रहे हैं, हालांकि हमारा मज़हब ये देता है कि भाई इंटरफेथ हार्मनी की बात हम करें, और यही वजह है कि इंडिया के बनस्बत यहाँ माइनॉरिटीज़ के हवाले से मसाइल थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो आलम नहीं है। और अभी जना के उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना, उसमें थोड़ा इम्प्रूव करने की गुंजाइश है बहरहाल। लेकिन जो ओवरऑल हम देखते हैं कि मुसलमानों के हवाले से, इवन जो मुस्लिम वर्ल्ड लीग है, वर्ल्ड मुस्लिम लीग है, या OIC के हवाले से कश्मीर के दिनों में हमने देखा, और सेनेट में हमने बार बार उस पर बात भी की कि वो मुतहरिक नहीं है, वो सेंटिसाइज नहीं है, अगर है भी तो उनमें नहीं है। हम IPU की कॉन्फ्रेंसिस में जहाँ भी इज़मीर में या दूसरी जगह पे या अक़वाम मुत्तहिदा में, न्यूयॉर्क में जाते थे, तो फ़लस्तीनी जो डेलीगेशंस वो कहते कि पाकिस्तान, देखिए OIC का भी मैं वही बात करी थी कि फिर क्या कर सकते हैं। एक OIC एक प्लेटफॉर्म आपके पास है, सऊदी अरेबिया उसको लीड कर रहा है, वो आपको इनएक्टिव नजर आता है जब भी कहीं मुसलमानों पर मजालिम का जिक्र होता है। वजीर आजम जब उसके ऑल्टरनेटिव फोरम की बात करते हैं तो फिर सऊदी अरेबिया आपसे नाराज हो जाता है। सो आपकी भी बड़ी मजबूरियां हैं। फिर मैं इसी पर आ रही हूँ कि वो फ़लस्तीन डेलीगेशन वाले भी कहते थे पाकिस्तान तो हमें कॉन्फ्रेंसेस में भी, जहाँ बड़ी इंडिया की दबदबा होता था, हम तो वहाँ उनका साथ देते थे, लेकिन दूसरे जो चौंकते थे। अब बात ये कि एक तो ये जो कमर्शियलिज्म और ये जो ट्रेड और मार्केटिंग, इसके तो असरात हैं, लेकिन इसमें फिर जो इवन अमीर जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से मैं मुख्तसर ये कहूँगी कि ये जो कुछ चीज़ें हैं, इसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की पूरी मुस्लिम उम्मा या जो भी यहाँ माइनॉरिटी के लोग रहते हैं वो एक साथ हैं। लेकिन दाखिली कुछ मसाइल में तो हम अपनी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल खारजी मामलों में फिर आपका न्यूक्लियस जो होता है, आपका दफ्तर खारजा होता है, इन मामलात पे जो है वो यक ज़ुबान होकर एक पैगाम जाना चाहिए। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को आगे कुछ और मौज़ूआत का भी जिक्र होगा एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी हैं। ECL पे उनका नाम है या नहीं? 2-3 दिन से हमें बताया गया कि जी उनका नाम ECL पे डाला है हुकूमत ने। ये छुट्टियों में ये जानबूझ के किया गया है ताकि वो बाहर ना जा सकें। अदालत के हुक्म के बावजूद उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। यहाँ तक कि हुकूमत के ख़िलाफ़ DGFIA के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस जो है उसकी दरख्वास्त, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी जाए अदालत में, और पीर को गालिबन ये दरख्वास्त दी भी जा रही है। दूसरी तरफ आज वज़ीर दाखिला ने यह बताया कि उनका नाम तो ECL में है ही नहीं, क्योंकि काबीना की मंजूरी नहीं आई। काबीना से मंजूरी होगी तो ही उनका नाम ECL में जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इस मामले में आप वकील भी हैं और ये दरख्वास्त आप ही गालिबन दायर भी कर रहे हैं सोमवार को, तो ये बताएं कि हुकूमत तो कह रही है कि नाम ECL में नहीं है, फिर आप तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तौहीन अदालत की दरख्वास्त इसलिए जाएगी कि मियां शहबाज शरीफ साहब को अदालत ने अलाउ किया था कि वो 1 टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, और उसमें आपको याद होगा कि उसमें FIA के ऑफिसर्स पेश हुए और वफाक पाकिस्तान की तरफ से डिप्टी अटॉर्नी जनरल पेश हुए। अदालती कार्रवाई रोकी गई, फिर शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया। उस अरसे में FIA के ऑफिशियल्स को भी तलब कर दिया गया। उनकी मौजूदगी में सुनने के बाद फरीकैन को अदालत ने कहा कि आप एक दफ़ा 1 टाइम आपको परमिशन देते हैं, आपकी ये जो रेट है ये पेंडिंग रहेगी और 5 जुलाई को दोबारा टेकअप होगी। शहबाज साहब का नाम इसी केस में पहले ECL में डाला गया था, जो कि कोर्ट ऑर्डर से रिमूव हुआ था मार्च 2019 में। फिर उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी नाकामी हुई नैब और वफाक पाकिस्तान को, और उनका जो ऑर्डर था ECL से रिमूवल का वो बहाल रहा। अब इस प्रीटेक्स्ट पे उनको एयरपोर्ट से वापस भेजा गया कि जी सिस्टम अपडेट नहीं हुआ क्योंकि छुट्टियां हो गई हैं, और ये एक लेम एक्सक्यूज बनाया गया और कहा गया कि पहले कहा गया जी सिस्टम अपडेट नहीं हुआ। एक रोज के बाद पता चला छुट्टियों में एक नया स्टांस आया कि जी आपका नाम तो ब्लैक लिस्ट से रिमूव करने की रेट थी, आपका नाम PNI लिस्ट में है, जो कि वो पैसेंजर्स की जो लिस्ट है उसको रोकने वाली। तो ये सारी चीजों के बारे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो है, जो उन्होंने कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको सैबोटेज किया है, उसको ऑनर नहीं किया। रही बात ECL की, तो वो तो गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज है। हमें तो आपके जरिए पता चलता है, हमें तो ना नोटिस ना बुलाया गया। पहले नैब ने दफ्तर खोला मंडे वाले दिन, ट्यूसडे को उन्होंने रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की, ठीक है, फिर FIA तक पहुंची, FIA ने मूव किया, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पास गया। एक सब कमेटी है जो कि शेख रशीद साहब और फरूग नसीम साहब की, उन्होंने उसको एग्जामिन करके कैबिनेट को भेजा इस सिफारिश के साथ कि जिसको कर दिया जाए। अब जाहिर है ईद वाले दिन तो ये सुखी नहीं थी दे सकती कैबिनेट के, वो ईद वाले दिन तो आपको पता ही नहीं था ये सारा MLN को नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल जी मंगल को क्या इजलास होता है, तो आई थिंक उसी में इस मामले का अप्रूवल आएगा। सही है। अच्छा, पहले तो फारूक हबीब साहब ये उस वक्त नहीं जाने दिया गया ये कहकर कि जी सिस्टम अपडेट नहीं हुआ था इसलिए उनका नाम वहां पर मौजूद था, और अभी आज ये पता चल रहा है कि ECL में नाम उनका नहीं है। तो अब तौहीन अदालत की दरख्वास्त तो आप लोगों के खिलाफ जा ही रही है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो लेकर जाएंगे दरख्वास्त सोमवार को, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर ECL में नाम नहीं है तो मंगल को कैबिनेट के अप्रूवल से पहले शहबाज शरीफ साहब माइट फ्लाई? देखिए, बात यह है कि तौहीन अदालत का तो कोई मामला ही नहीं है, कोई तसव्वुर ही नहीं है हुकूमत की नज़र में। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो अदलिया बहाली की जदोजहद की है वो शायद किसी ने भी ना की होगी। वो तो जेल में भी गए थे, और सबसे पहले जो है वो अदलिया बहाली के साथ साथ जो अदालती इंसाफ है उसके हवाले से स्ट्रगल ही इमरान खान ने की है। दूसरी चीज़ ये है कि आज तौहीन अदालत के सर्टिफिकेट्स और फतवे बहुत ज़्यादा जारी हो रहे हैं। एक तौहीन अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी हुई है, जिन्होंने आपको बेल दी थी अपना इलाज करवाने के लिए। वो इलाज करवाने के बाद वो आपको बुलाते रहे हैं कि भाई आएँ पेश हों, वो उन्होंने ही आपको बाद में एब्सकॉन्डर भी डिक्लेयर कर दिया। तो उनकी तौहीन जो है वो नज़र नहीं आती, या वो जो मुझे क्यों निकाला वाली तौहीन थी, या जिसके ऊपर इन्होंने अपने MNAs और मिनिस्टर साहब का नाहल करवा लिए 5-5 साल के लिए, दानियाल अजीज़, जलाल चौधरी, निहाल हाशमी, ठीक है, वो कोई तौहीन नहीं थी। आज जो है जब ये तौहीन का लफ्ज़ इनके मुंह से निकलता है तो मैं थोड़ा सा जो है ना हैरान सा हो जाता हूँ
कि इनके लिए तो ये आम सी चीज़ है और इनको तो शायद इसका एहसास ही ना हो, लेकिन चलें जब अपने पे पड़ती है तो उस वक्त जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़ुबान के ऊपर आ जाती हैं। तो अच्छी बात है कि अदलिया का एहतराम ये भी करना सीख जाएंगे और इनको भी पता चल जाएगा कि तौहीन अदालत होती क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि जो शहबाज शरीफ का मामला है, देखें शहबाज शरीफ लेकिन देखिए अदालत का एक फैसला आ गया, उनको वन टाइम परमिशन मिल गई बाहर जाने की, तो अब आप उसको रोक कैसे सकते हैं? आप लोग चलें अदालत के फैसले के खिलाफ अदालत में चले जाएंगे, लेकिन अप्रूवल कैबिनेट का नहीं होगा, उससे पहले वो चले जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। जी मैं आ रहा हूँ। देखें बात यह है कि परमिशन हमेशा जो है वो वन टाइम ही होती है। परमिशन जो है वो हमेशा वन टाइम ही होती है, वन टाइम ही लिखा जाता है, लेकिन उसका जवाब जो है जब अदालत मांगेगी तो FIA जमा करवा देगी। जो ये कहना कि FIA के नुमाइंदगान मौजूद थे, तो तारड़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं। जब भी कोई पटिशन दायर होती है तो उस पटिशन में नोटिस भी इशू होते हैं। तो क्या उस दिन जिस दिन पटिशन ये दायर की गई, जब अचानक पटिशन दायर हुई, तो क्या वहाँ पर इस पटिशन के हवाले से FIA को नोटिस देकर बुलाया गया था, उनके इल्म में था, या वहाँ पर जो एडवोकेट या अटॉर्नी जनरल जो भी थे, डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, वो ऑन कॉल हर अदालत में मौजूद होते हैं। तारड़ साहब मेरे से ज़्यादा इस सिस्टम को जो है ना बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। लिहाजा जो रात के अंधेरे में निकलने की क्या जल्दी थी भाई? आप तो कोरोना के लिए लड़ने आए थे, आप लंदन जाने के लिए लड़ी जा रहे हैं। थोड़ा हौसला कर लें, थोड़ा सब्र कर लें, ये तो कोई मामला नहीं है ऐसा। इतनी परेशानी इस तरह क्यों है? दूसरा सिर्फ आखिरी 30 सेकंड दे दें, आखिरी 30 मैं लास्ट 30 सेकंड मान रहा हूँ साथ ही, लास्ट 30 सेकंड। देखें जहां तक रहेगी बात ECL की, देखें शरीफ खानदान का तो इनके लिए तो ये एजाज की बात है, इनका तो सारा खानदान ही ECL के ऊपर है, तो शहबाज शरीफ के लिए भी कोई नई बात तो नहीं होनी चाहिए। ECL क्यों परेशान हो जाते हैं? दूसरा नैब लिख रही है ना, नैब अगर हुकूमत को लिख रही है तो फिर उसके ऊपर हुकूमत पाबंद है, काबीना की ज़ैली कमेटी भी पाबंद है, उस सिफारिश को देखे, उसके ऊपर अपनी आगे सिफारिश कैबिनेट को भेजे, कैबिनेट कानून के मुताबिक उसके ऊपर फैसला कर लेगी। ये छुट्टी वाला क्या इशू है? इसका मतलब है ईद के ऊपर अगर कोई मुल्क से भाग रहा हो जिसने कोई हीनियस क्राइम किया हो तो छुट्टी होगी, इस वजह से उसको इदारे हाथ ना लगाएं, उसको पकड़े ना। छुट्टी वाले दिन को कत्ल हो जाए, डाका पड़ जाए, उसकी FIR दर्ज ना हो, ये इसके की जो लेम मंतके ये लेकर आते हैं, ये आर्गुमेंट्स लेकर आते हैं, मैं हैरान हूं ये कैसे कर लेते हैं इस किस्म की बातें। फरूख हबीब साहब, पॉइंट वेल टेकन। मैं ससी पलेजो साहिबा, ये जो बात अभी शहबाज शरीफ साहब वाली हो रही है, ये इसलिए मैं आपसे जानना चाह रही हूँ पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ इस पर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अगर बाहर चले जाते हैं, चलें वन टाइम परमिशन है, वापस आते हैं नहीं आते जो भी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को आप लोग चाहते थे कि जी वो वापस आएँ ताकि फिर हम इस्तीफे देने के बारे में सोचें, वो तो वापस नहीं आए। अब राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट ये आया है कि पीपल्स पार्टी को हम PDM में वापस लाने का सोच सकते हैं, लेकिन हमारी चंद शराइत होंगी। तो ये शहबाज शरीफ साहब से कितना ये मामला PDM का, कि एक तरफ वो कहते हैं कि जी हम गेयर अप हो रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, कितना लिंक्ड है इस वक्त उनके बाहर जाने से या उनके जमानत पे बाहर आ जाने से? और आपको लगता है कि वो बाहर चले जाएंगे तो क्या वापस नहीं आएंगे? पहले तो उनका रिकॉर्ड रहा है, PMLN जैसे कहती है कि जी वापस हमेशा आए। सादिया, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, जो दोनों सिनेरियो जो हैं, एक तो शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन के लीडर भी हैं और पहले भी गए थे तो वापस आ गए थे, और हम भी जानते हैं कि उनके साथ जो है सेहत के मसाइल हैं और चेकअप के लिए उस हवाले से वो जाते हैं। अभी जेल में थे मुसलसल वो, जिस तरह हमारे भी खुर्शीद शाह साहब और दूसरे भी जेल में हैं और रिलीफ नहीं मिल रहा। तो विक्टिमाइजेशन का तो खैर वो अमल जारी सारी है, लेकिन अपोजिशन लीडर को और वैसे भी जो भी है जो पहले भी गए तो आगे। दूसरी चीज़ अभी आपने राना सनाउल्लाह के हवाले से कही, देखें शायद खाकान अब्बासी साहब हो या एहसन इकबाल साहब, दोनों की मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, या मौलाना साहब के बगैर मीटिंग करके उन्होंने शोकाज नोटिस वगैरह, जिसको बड़ी ख़राब तरीके से नमूने से सबने देखा, कंडेम किया, न सिर्फ पीपल्स पार्टी लेकिन दूसरे भी इजी शुरू लोग। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर जो है नयर बुखारी साहब और फरत बाबर साहब जो हमारे मरकजी ओहदेदार हैं, उन्होंने भी बात उस हवाले से की है। राना सनाउल्लाह साहब जो है चीज़ों को उनको चाहिए कि गंभीर न करें। मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले भी
बहुत सारी चीज़ों पे आंखें बंद करके हम उनका भी बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो असट करके चीज़ों को देखते, दोनों अतराफ से वो चीज़ों के मेरिट और उसको डिमेरिट को थोड़ा सा एग्जामिन करते, क्योंकि सरबराही उनके पास है। अब सिचुएशन ये है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो हमने बात की थी हमारी लीडरशिप ने, तो जाहिर बात है पूरे अवाम की ख्वाहिश होती है कि उनके लीडर्स मुल्क में हो, उनके दरमियान हो, भले जेल में हो या कहीं भी हो, अगर कड़ा वक्त भी अवाम के लिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हो अपनी सरजमीन पे। लेकिन उनके साथ ही सेहत के मसाइल थे। सबसे पहले हमने ही डिमांड की थी कि भाई जो है उनको जरूर बाहर भेजना चाहिए था। अगर लेकिन हम कह रहे हैं कि पीडीएम में जो फैसला कुन मराहल आते हैं, तो जब हम कहते हैं कि सारी लीडरशिप यहाँ हो ताकि जो भी लॉन्ग मार्च है इस हवाले से, इस्तीफा के हवाले से, तो में हमारी वो जो ऑब्जर्वेशन थी वो चीज उससे थी। लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं। शहबाज शरीफ साहब को मेरे ख्याल में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए, और ये हथकंडे जो उनके खिलाफ इस्तेमाल ये नहीं, हम कभी भी जो है ना वो छोटे देखते हैं वसील नजरी से पॉलिटिकल। हाँ, एज अ पोजीशन हम जरूर, हमारा हक है कि हम अपना जो आईनी और जो एहतजाज है जमहूरियत के लिए जो मसाइल हैं उसके लिए उठ खड़े हुए हैं, तो वो चीजें उनको ठीक करना, उसके लिए आवाज उठाना जारी बात करते रहे। आप कहती हैं कि इसका ठीक है, उनके बाहर जाने का इस चीज से कि जी पीडीएम में सियासत किस तरीके से तब्दील होगी अगर शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी वापस आती है नहीं आती, आपके लिए दो मुख्तलिफ चीजें। मुझे आजम नज़ीर तारिर साहब एक बात बताइएगा, अब अगर चलिए शहबाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ, ज्यादती हुई, उनको नहीं जाने दिया गया, वो एक सेपरेट मामला है, आप उनके वकील हैं, आप अदालत में चले भी जाएंगे, जिन जिन इदारों पर या हुकूमत पर आपको एतराज है वो कानूनी चाराजोई जो है वो हो भी जाएगी। लेकिन ये कितना अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की सियासत में कि चाहे एक शरीफ फैमिली की बात हो, दूसरी तरफ भुट्टो फैमिली की बात हो, या इनके फारूक हबीब साहब के, चले वो तो इमरान खान है, उनकी तो फैमिली और है नहीं पॉलिटिक्स में, या किसी भी जमात की जो लीडरशिप, एक खानदान की जब बात करते हैं तो पूरी की पूरी पार्टी ऐसे रिएक्ट करती है, ऐसे बयानात आते हैं कि जैसे वो सिर्फ एक फैमिली इशू या फैमिली इंटरेस्ट नहीं है बल्कि एक पार्टी का इशू बन गया है। ये क्यों नहीं खत्म होता पाकिस्तान की सियासत से? अब यूके के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वहां उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किस चीज पर हो रही है? ऑन रिफर्बिशिंग हिज अपार्टमेंट, के उन्होंने अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया है, मिसयूज किया है। कंजर्वेटिव पार्टी से कोई और नहीं बोल रहा, उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा, आगे आके कोई उनके हक में बयानात नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि जी कानूनी मामला, इन्वेस्टिगेशन हो, जो सामने आएगी चीजें हमें मंजूर है। बट पाकिस्तान में इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है। सादिया, अगर एक दफा हो तो कोई ना बोले। अब ये तो बच्चे को पता है कि सारी तोपों के धाने जो हैं वो जाके गोलाबारी हो रही है शरीफ फैमिली पे या उधर जरदारी साहब की फैमिली पे हो रही है। आया गवर्नमेंट के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनके नैब रेफरेंसेस नजर नहीं आते। वहां पे अब हालत ये है कि नैब ज़दा जो वुज़रा हैं, जब उनको जमानतें मिली, उनको दोबारा मिनिस्ट्रीज भी दे दी गई, उनकी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तक नहीं की गई जो पहले उनको ग्रांट की थी कोर्ट्स ने। इसी तरह केपी के जो इस वक्त द पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, उनके अपने मुकदमे, वजीर आला का मुकदमा चल रहा है, डिफेंस मिनिस्टर साहब का, परवेज खटक साहब का चल रहा है, खुसरो बख्तियार साहब का इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई उनके करीब नहीं जाता। 2-3 दफा गिरफ्तार, शहबाज शरीफ साहब को एक दफा गिरफ्तार किया गया आशियाना केस में, फिर उनकी गिरफ्तारी डाली गई रमजान शुगर में, फिर उनको जानबूझ के होल्ड कर लिया गया असासों वाले केस में। अब जब वो 2 में जमानत हो गई तो साल डाल के 6 महीने डाल के उनको तीसरे में गिरफ्तार कर लिया। भाई आपको कोई और काम नहीं है, आप वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसने एक अपना आईनी कानूनी रोल भी प्ले करना है। आप हर 4 महीने के बाद एक चीज नहीं खोलते हैं, उसमें गिरफ्तार करके उसे 60 रोज के 70 रोज के रिमांड पे बिठाते हैं। जब मामला अदालत में आता है तो अदालत एग्जामिन करने के, इस दफा तो इन्हें कसर नहीं रहनी चाहिए। मेरे भाई हैं फारूक हबीब साहब, बड़ी इन्होंने तकरीर की कि अदालतों का एहतराम, अदालतों का एहतराम। ये जरा अपना भी थोड़ा सा रवैया देख लिया करें कि जब इनके कोई एक ऑर्डर खिलाफ या इनके जो मुखालिफिन को रिलीफ मिलता है तो कितनी चीखें निकलती हैं इनकी जो ब्रिगेड बैठी हुई है। इसी हवाले से मैं सिर्फ ये बात करूंगा कि इस दफा तो शहबाज शरीफ को जमानत दी है 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, लार्जर बेंच बना, 5 जजेस ने उनका बेल का मैटर डील किया है। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हमें इस केस में कोई वजह नजर नहीं आती कि उन्हें जेल में रखा जाए, और उसी हवाले से उन्हें ईसीएल इन्होंने कहा जी 1 टाइम होता है। भाई 1 टाइम नहीं है फारूक साहब, आप भाई हैं मेरे, पढ़ा करें। ईसीएल की रिट अलाउ हुई थी, ऑर्डर क्वॉश कर दिया गया, कहा गया कि किसी का पेंडिंग ट्रायल या इन्वेस्टिगेशन ईसीएल में नाम नहीं डाला जा सकता। वो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से भी बहाल रहा है जो शहबाज शरीफ साहब का, मैं खुद पेश हुआ हूं दोनों स्टेजेस पे उसमें।
आप उस ऑर्डर की मौजूदगी में दोबारा नाम डाल कैसे सकते हैं उनका उसी केस में, सेम केस में? तो ये भी थोड़ा सा तो कानून का एहतराम करना सीखें। उनकी मुखालफत में इस तरह अंधा ना हो जाए सिस्टम के, सिर्फ उसी को टारगेट करना है, फिर उस पर बोलेगी पार्टी उनकी जब सिर्फ आप। अच्छा चलिए, मैं क्योंकि मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड यू हैव टू गो आफ्टर दिस सेगमेंट, तो एक क्विकली जरा सवाल करके मैं फिर फरूख हबीब साहब की तरफ चली जाऊंगी। जरा बताइएगा, ये चौधरी निसार साहब का जो 3.25 साल के बाद अपना हलफ पंजाब असम्बली की रुकनीत का उठाने का इरादा बन गया है, ये इसमें कोई पीछे आप लोगों की कोई चाल है? क्योंकि कह रहे सारी सियासी जमातों से राब्ते शुरू हो गए। नहीं, चाल तो कोई नहीं है, उनकी अपनी ये चॉइस है। और मेरे ख्याल में जो एक वो अमेंडमेंट का ऑर्डिनेंस है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद उन्होंने मुनासिब समझा कि उनकी सीट रिटेन रहे और वो सीट जाया नहीं करना चाहते, क्योंकि जो नई मूव है वहां पे उसमें है ना कि 60 डेज या 90 डेज में आपने लेना है, तो वो वजह हो सकती है। वो 60-90 डेज अब तो 3 साल के बाद। फरूख हबीब साहब, दोनों चीज़ों का जरा चौधरी निसार पे चलें, बाद में आते हैं। पहले उन्होंने जो कानून की बात की, आज़म नज़ीर तारिर साहब को जाना है इस सेगमेंट के बाद, तो इसलिए मैंने कहा उनसे दोनों सवाल इकट्ठे हो जाएं। देखिए, बात यह है कि किस कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई अपोजिशन लीडर हो और उसके ऊपर कोई मुकदमा हो तो जो है उसको जेल में नहीं डाला जा सकता या उसको कोई इदारा जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऐसी कोई स्पेशल इंडेमिनिटी जो है वो हासिल नहीं है अपोजिशन लीडर को। और ये जो अपोजिशन लीडर हैं, ये 2 बार तो लगातार 2008 से 2018 तक वज़ीर आला रह चुके हैं, उससे पहले भी एक बार वज़ीर आला रह चुके हैं। और चूंकि ये शरीफ ख़ानदान है, उनके भाई 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं। और अगर मामला देखा जाए तो मामला तो यही है कि ये हमेशा टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप के, हमेशा NROs लेके मुल्क से बाहर जाकर चीज़ों को जो है वो डिले करते हैं और उसके बाद टेक्निकल ग्राउंड्स पर अपने केसेस बंद करवा लेते हैं। जो हुदैबिया केस है, हुदैबिया केस सादिया एक दिन भी जो है वो ट्रायल अदालत के अंदर जो है वो ट्रायल नहीं चला, एक दिन भी अक्यूज जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए। 2000 में मुशर्रफ से NRO लेके चले जाते हैं, 2014 में अपनी हुकूमत आती है, अपना ही एडिशनल अटॉर्नी जनरल होता है जो इनकी पार्टी के साबका MNA थे नसीर भुट्टा साहब, वो जाके वफाक की तरफ से पेश हो जाते हैं। और अक्यूज जो शरीफ फैमिली थी वही इक़्तिदार में थी, मरकज़ में अपना केस बंद करवा लेते थे। वही कमर जमान नैब के चेयरमैन थे जिनको इन्होंने मिल के दोनों ने अपॉइंट किया हुआ था, पीपल्स पार्टी नून लीग ने। भाई ये आप जो कहते हैं कि हमारे साथ इंतकाम हो रहा है, इंतकाम तो आप लोगों ने लिया है, जो मुल्क के ख़जाने से लिया है। आप सिर्फ इतना सवाल बता दें सादिया कि आपके पास आपकी गाड़ी, आपका घर है, आप ये बता सकती हैं ये गाड़ी घर आपने कहाँ से लिया। यही सिंपल सवाल इनसे नैब पूछ रही थी, यही सिंपल सवाल पनामा में पूछ रहे थे। यार ये जो टीटियां आपके अकाउंट्स में आई हैं, ये जो असासे आए हैं, आप इनको ऑन करते हैं तो ये बता दें इनके ज़राए क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से आए हैं। वो बताने से ये कासिर हैं, वो बता नहीं रहे, लंबी अलिफ लैला की कहानी शुरू कर देते हैं। इतने ही साफ हैं तो शहबाज शरीफ साहब कहें मैं जा रहा हूं इलाज करवाने, सलमान शहबाज मुल्क में आ रहा है वो आके नैब में पेश होगा, अली इमरान आ रहा है वो आके नैब में पेश होगा, कोई पेश होने को तैयार नहीं है। जब किसी का नाम डाला जाता है, देखा जाता है, उनकी ट्रैक हिस्ट्री देखी जाती है। इनकी ट्रैक हिस्ट्री है जब एहतसाब शुरू हो तो पतली गली से मुल्क से बाहर निकल जाओ और चीजें मैनेज करके फिर जो है वो वापस आ जाओ। अब ऐसा नहीं होगा। इमरान खान ने भी कमिटमेंट की हुई है इस कौम के साथ, इमरान खान की भी कमिटमेंट है, लूटा हुआ पैसा वापस लेके आना है। से बचने की कोशिश है, बाहर जाने की। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। राइट, आई हैव अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड थैंक यू आज़म नज़ीर तारिर साहब फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। एक ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। PDM का पहले हमने जिक्र किया था और पहले तो मरियम नवाज साहिबा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने 5 साल जो हैं मुकम्मल करे, अपना टेन्योर मुकम्मल करे। दूसरी तरफ बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि अब ईद क्योंकि गुजर गई है, अब PDM जो है वो गियर अप हो, इस हुकूमत के खिलाफ आए। एक और चीज़ जिस पर आज इस हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट की बात की और वो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। सरसी पदेजो साहिबा, ये क्या मामला है
कि नासिर हुसैन शाह साहब की तरफ से भी बयान आया है कि पंजाब जो है वो हमारा पानी चोरी कर रहा है, 50% पानी जो है वो कम अब सिंध को मैसर है और बिलावल साहब की क़यादत में हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ धरना देंगे। सादिया बहुत शुक्रिया, बड़ा ही एक अहम मामला आपने रेस किया है। मेरे भाई को पूरा हक है वो भले इस चीज़ पर अपनी राय दे, लेकिन चूंकि मैं उसी एरिया से हूँ जिसको आप टेल एंड कहते हैं और जहाँ इस वक्त पीने के लिए भी पानी नहीं है। बिल्कुल नासिर शाह साहब हों या सुहेल सियाल साहब हों या इवन CM साहब, इससे पहले मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, पंजाब के हवाले से नहीं, उन्होंने इरसा, क्योंकि वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इरसा है, और इरसा को किसने हक दिया है कि फ्लड कैनाल्स जो हैं वो चश्मा झेलम लिंक कैनाल खास तौर पे वो खोल देते हैं इस वक्त गुड्डू पर और फिर नीचे आए। काश्तकारों के लिए तो पानी है ही नहीं, लेकिन कोटड़ी डाउन स्ट्रीम से नीचे जहाँ ठट्टा सजावल, अब इस वक्त ठट्टा में हाई अलर्ट है, बदीन और सजावल में आपको पता है आज भी सिंध गवर्नमेंट ने और CM साहब ने इजलास किए। मेरी भी अभी थोड़ी देर पहले DC साहब से बात हुई है कि हम अपने माहीगीरों को सेफली निकाल सकें, क्योंकि अगर गुजरात के बाद ये एंटर होता है सिस्टम यहाँ, तो एक तरफ तो हमें साहिली पट्टी में सी इंट्रूजन का वैसे मसला है, तो साइक्लोन और इसका मसला होता है, दूसरी तरफ जो दरिया का पानी है जो कि ये टेल एंड है, लेकिन पूरे सिंध में खुश्क साली है, खास करके हमारा जो लोअर सिंध है उस वक्त पीने के लिए, माल मवेशियों के लिए सिर्फ नहीं, ज़रात के लिए, ज़रात पर तो यानी कमर ही टूट गई। इसके बावजूद सिंध ने बेहतर जो है वो दिए, यानी अपने आप को, अपने बेचारे काश्तकारों ने, हालांकि कोविड में हालत भी बुरे थे, उन्होंने जहेज बेचकर भी जो है उन्होंने फसलों पे लगा। ये पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन होती है ना, तो इसमें तो ज़रात के लिए फेडरल गवर्नमेंट से की तरफ से कुछ, लास्ट बजट में भी कुछ नहीं था, और उन्होंने जो हर चीज़ वो सिंध को अकेला करने की कोशिश की है। पानी के हवाले से हमारा केस शुरू से रहा है। अच्छा देखिए, वो ये थोड़ा मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि कैसे पानी चोरी कैसे हो रहा है। चलिए, एक तो ये मामला है कि जी सैलाब आ जाए उन इलाकों में और वो दरिया का बंद जो है वो खोल दिया जाए और एक्स्ट्रा पानी आ जाए और ज़रात को नुकसान हो, फसलें तबाह हो, लेकिन अभी चोरी कैसे हो रहा है? सादिया ये चूंकि एक तो हम आखिरी उस सेगमेंट में है, टाइम इतना नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उस पर तफसीली प्रोग्राम करें, क्योंकि ये केस हम शुरू से लड़ रहे हैं जी। मेरी सेनेट में भी देखिए सबसे ज्यादा जो इस पे पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट इस पे थे, स्पेशल कमेटी हमने बनाई थी। अभी भी मैं चाहूंगी, अपने भाई को भी मैं कहूंगी, जाए वो रिकमेंडेशन स्पेशल कमेटी की, वाटर कमेटी की और प्लानिंग वालों की भी देख ले, उस पर अमल नहीं हो रहा। 91 अकॉर्ड के तहत दैट वाज आल्सो अ ट्रिपल सिंध को वो फॉलो करना पड़ी, लेकिन उस हवाले से भी जो आपके जो टर्म्स से, आप कंडीशन से, उसको वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। सिंध में हर साल डूबते भी जब पानी ज्यादा आता है तो हमारे बड़ा सूबा जो है वो उसमें उनकी अथॉरिटीज में, पंजाब में हमारे बहन भाई रहते हैं, उनका कसूर नहीं है, लेकिन जैसे इंडिया वहां से जो फ्लड में भी ये पानी भेज देता है और पानी नहीं होता, फिर सूखा भी। इस वक्त जो है सिंध की बहुत सूरत हाल खराब है। मैं टीवी पर आकर ये कह रही हूँ कि खुदारा ये चीजों को आप वायलेट मत करें। आप ओके, ये मामला, इस पे ऑब्वियसली बात हुई है आप लोगों की सिंध हुकूमत की तरफ से, और इसीलिए कहा भी गया है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता तो फारूक हबीब साहब वो कह रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में आपकी हुकूमत के खिलाफ धरना देंगे। तो ये जरा इस पे रोशनी डाल दें कि ये क्या मामला है, कैसे अब पंजाब की तरफ से इस पर वो कह रहे हैं कि जी 50% सिंध का जो पानी है वो चोरी किया जा रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि जब इस किस्म का मामला हो तो उसमें जो है वो सूबाइयत की जो है वो बू नहीं आनी चाहिए। मामला ये है कि जो असल चीज़ है वो अपनी नाहली के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, अपनी मिसमैनेजमेंट के ऊपर ये बात नहीं करेंगे। सुन तो लेना, अब आप सुनना नहीं पसंद कर रही, अब आप सुनना पसंद नहीं ना करी, सुन लेना। नहीं, मैं आप आ रहा हूँ, सुन लेना, सुन लें। देखें, आप बात को सुन लेना, नहीं सुन लें। सुबाइयत का रंग नहीं है रंग, लेकिन आगे बढ़ते, लेकिन ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए ना कि पंजाब हमारा हक खा रहा है, इस सालों में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ना। मैं वैसे कह आप नहीं मिटते, नहीं मिटते आप दोनों। जो आप इरसा को क्यों नहीं पाबंद, इरसा को जब हम बुलाकर पाबंद, ओके, सारे सूबे पाकिस्तान का हिस्सा हैं, वो यही कह रही सूबाइयत की बात नहीं है। आगे बढ़ते चलूं, उनका जवाब सुनने में जानना चाह रही हूँ ना कि कैसे ये मामला है, कि कैसे चोरी हो रहा है पानी, मुझे ये समझने दीजिए। फारूक हबीब साहब देखें, इशू पे आए ना, ससी पलेजो साहिबा, बिल्कुल ठीक है, आप जवाब टाइम खत्म हो जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा। लेकिन खास करके डाउन स्ट्रीम हम आपको, सादिया, हम आपको दावत देते हैं,
पूरा पाकिस्तान हमारा है। ओके। इस सूबे में आकर देखें, हम आपको भी दावा देते हैं, आप आए कोटनी डाउन स्ट्रीम। बिल्कुल सही है, आप करें, बिल्कुल सही है। अब मैं जरा जवाब ले लूं इनसे कि ये फिर करेंगे क्या अगर ये मामला ऐसे ही चल रहा है। मैं जरा जवाब ले लूं ना फरूख हबीब साहब, टाइम फिर खत्म हो जाएगा। तो फिर आप उनको जो है चलिए मुझे जवाब लेने दीजिए। आप गवर्नमेंट का एहतजाज ये सिर्फ ठीक है चलें, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रही हैं कि ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो मुझे जरा हुकूमत से जवाब लेने दें कि क्यों हो रहा है और क्या कर सकते हैं वो इसके लिए। मुझे उनका मौक़िफ़ भी तो सुनने दीजिए। तूफान है अभी भी सस्सी पलेजो साहब, देखें आप बिल्कुल वहाँ की आबादी आपने बता दिया, वहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। मुझे फारूक साहब का मौक़िफ़ भी तो लेने दें दूसरी तरफ का। जितना ये जज्बाती अब हो रहे हैं उसका 10% सिंध के लोगों के लिए जज्बाती हो जाए तो सिंध के हालात ठीक हो जाएंगे। कोई शहर तबाह नहीं होता, कोई सिंध को कुछ नहीं होता। दूसरा, जिसका जो पानी का हिस्सा है वो उसका पानी मिलेगा, जिसका जो पानी का शेयर है वो उसको मिलेगा। आप डाउन स्ट्रीम की बात कर रही हैं, वो पानी देखें जो पानी आप समुद्र में जा रहा है। डैम्स, वहां पर डैम्स ना बनाने से, मिस मैनेजमेंट की वजह से हम 10,000 मेगावाट के लिए डैम्स बना रहे हैं। वो जो डैम्स बन रहे हैं वो पानी की मैनेजमेंट के लिए है। जब वक्त दरकार होगा पानी आपको फराहम कर दिया जाएगा। क्या बात ठीक है, तो आप कह रही है ये चोरी वाला मामला नहीं है, मिस मैनेजमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है अगर कहीं पर पानी जाया हो रहा है। ये सिंध हुकूमत की अपनी नाअहली की वजह से। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप। मैं होप कि आपने फारूक हबीब साहब तक ऑब्वियसली बात पहुंचा दी है, तो रेलेवेंट फोरम पे इस चीज को रेज भी कर देंगे और चीज सामने आ भी जाएगी कि असल इशू है क्या। सेनेटर सस्सी पलेजो साहब आपका, फारूक हबीब साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।